हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मनुष्य में पोषण क्रिया देखेंगे। हालांकि यह प्रकरण बहुत बृहद है, परंतु कक्षा 10 के कोर्स में 60 में है, तो इसके लिए आपको हम चित्र देंगे या किताब से बनाएंगे मनुष्य के पाचन तंत्र। लेकिन आप पहले देखिए मनुष्य में पोषण। मनुष्य एक परपोषी प्राणी है, परभक्षी है। यह भक्षण क्रिया द्वारा अपने वातावरण से किसी दूसरे जीव के शरीर का कुछ भाग, जैसे मूली का जड़, गाजर, अनाज, फल, बकरी, अंडे, दूध, मांस आदि खाता है। तो ये जो है ठोस रूप में यह अपने पोषक पदार्थ को प्राप्त करता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल आदि होते हैं। तो यह जाने मनुष्य एक परभक्षी प्राणी है, परपोषी प्राणी है, जो भक्षण विधि से अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। इसके पास एक विकसित पाचन तंत्र होता है, जिसमें भोजन के जटिल अवयवों को पचाया जाता है। फिर उसी पाचन तंत्र से पचे हुए भोजन पदार्थ अवशोषित होकर रुधिर वाहिनियों में पहुंचते हैं। फिर रुधिर वाहिनियों में पहुंचे हुए पोषक पदार्थ परिसंचरण तंत्र द्वारा ऊतकों की एक कोशिकाओं में पहुंचते हैं, और कोशिकाओं में पहुंचा हुआ ये पोषक पदार्थ तब कोशिकाओं के अंदर जाकर कुछ पोषक पदार्थ वृद्धि कार्यों में खर्च होते हैं, कुछ संग्रह में खर्च होते हैं, कुछ जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जला करके ऊर्जा उत्पादन करती है, और जिस ऊर्जा के द्वारा शरीर के अनुरक्षण का कार्य होता है। और शेष भोजन पदार्थ जो पाचन तंत्र में शेष बच गया, उसे गुदा द्वारा बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार मनुष्य में पोषण के पांचों चरण स्पष्ट होते हैं। तो पहला चरण जो इंजेशन है वो मुंह के द्वारा होता है, और लास्ट चरण जो इग्जेशन है वह गुदा द्वार के द्वारा होता है, जिसे आप मलत्याग कहते हैं। और भोजन को पहला काम भोजन को निगलना, खाना मुंह के अंदर ले जाना, वह अंतर्ग्रहण हो गया। और लास्ट वाला पांचवा चरण शेष बचे पदार्थों को गुदा द्वार से बाहर निकालना, वह वही क्षेपण हो गया। बीच में पूरे पाचन तंत्र में पाचन क्रिया हुई, इसी पाचन में अवशोषण हुआ। तो पहले हम मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन समझें। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं और उनके क्या कार्य हैं, फिर हम पाचन क्रिया समझेंगे। आइए देखते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र का पहला भाग है मुख गुहा, दूसरा भाग है आहार नाल, तीसरा भाग है पाचक ग्रंथियां। ये तीनों भाग मिलकर के संपूर्ण पाचन तंत्र बनाते हैं। बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा में दांत होते हैं और जीभ होते हैं। आप जानते हैं बच्चों, स्वस्थ मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं। यह दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे सामने 2 नुकीले दांत निचले जबड़े में, 2 ऊपरी जबड़े में, वो होते हैं इंसाइजर, जो चसल से रुखानी हो, चौड़े होते हैं और सिरे पर पतले होते हैं। फिर होते हैं कैनाइन, जो पतले और नुकीले होते हैं, एक इधर, एक जबड़े में 2 निचले जबड़े में, 2 ऊपरी जबड़े में। फिर अग्रचर्वाक, प्रीमोलार, इधर भी ऊपरी जबड़े, फिर मोलार, कुल मिलाकर के जो है 32 दांत होते हैं। फिर एक जीभ होती है। जीभ क्या करती है? जीभ भोजन को उलटती पुलटती है, उसमें लार मिलाती है, दांतों की सफाई करती है। इस तरह से मुख हुआ, यह आहार नल का द्वार होता है, जो 2 होंठों से बाहर खुलता है, जो अंतर्ग्रहण का अंग है। फिर आइए मुख्य भाग आहार नाल। यह मनुष्य का आहार नाल लगभग 10 मीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है? लगभग 10 मीटर। आजकल मनुष्य का आकार छोटा हो गया है, तो कहीं कहीं किताबों में 9 मीटर या 9.5 मीटर भी लिखा हुआ मिलेगा।
लेकिन लगभग 10 मीटर होता है। इस आहार नाल के 5 मुख्य भाग होते हैं। ग्रसनी, यह आहार नाल का द्वार होती है जो भोजन के निगलने का काम करता है। ग्रसनी के लास्ट पॉइंट पर आहार नाल और नाक से जाने वाला नासा नली दोनों एक हो जाती है। ऐसे करके एक नली ये आई और ये आहार नाल आई। एक यहाँ पर घाटी ढापन होता है। क्या होता है? घाटी ढापन, जो श्वसन तंत्र में आपको बताया जाएगा। घाटी ढापन होता है जो एक समय में आहार नाल या श्वास नली को बंद करता है और एक नली को खोलता है। यही कारण है कि सांस लेने की क्रिया और भोजन निगलने की क्रिया दोनों एक साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि जब आप भोजन निगल रहे होते हैं उस समय यह घाटी ढापन श्वास नली को बंद कर देती है, और जब आप सांस निगल रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं या छोड़ रहे होते हैं, उस समय यह घाटी ढापन एपिग्लाइटिस भोजन नली को बंद कर देती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि भोजन करते समय हम लोग हंसने लगते हैं, बात करने लगते हैं, तो वो भोजन के कण श्वास नली में आ जाते हैं और नाक के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। तो कभी कभी घाटी ढापन जब दोनों क्रिया आप एक साथ करना चाहते हैं एक्साइटेशन में, तो वो ना इस नली को बंद कर पाती है ना उस नली को, तो भोजन का कण जो ग्रास नली से होते हुए नीचे जाना चाहिए वो कंपन के कारण ऊपर चल जाता है। यहीं पर बच्चों वाक यंत्र होता है जिसके द्वारा हमें आवाज़ निकलती है, जिसे हम वाक तंतु कहते हैं या लायरिंग्स कहते हैं। ये फायरिंग्स है ग्रसनी और वो लायरिंग्स। फिर ग्रास नली, ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो ग्रसनी से आमाशय को जोड़ती है। ये भोजन को घुटने का काम करती है, निगलने का काम करती है। फिर आमाशय, यह लगभग 17 सेंटीमीटर लंबा हंसिया के आकार का, कैसा? हंसिया के आकार का ऐसे होता है, ये ऐसे हंसिया के आकार का होता है। यहाँ पाइलोरिक वाल्व होता है, ये ग्रसनी से भोजन आ रहा है, ये आमाशय। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। इसकी आंतरिक दीवारों पर आंत्र ग्रंथियां होती हैं जिनसे म्यूकस, एक्सियल, रेनिन, पेप्सिन और एंजाइम स्रावित होते हैं जो भोजन निकालने का काम करते हैं। ध्यान रखें, आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह हंसिया के आकार का होता है जो लगभग 18 से 22 सेंटीमीटर लंबा और काफी चौड़ा होता है। फिर छोटी आंत, जहां बड़ी आंत का अंत होता है वहीं से छोटी आंत प्रारंभ होती है। छोटी आंत में बहुत लंबी होती है, लगभग 6.5 मीटर की होती है। 6.5 मीटर बच्चों, सबसे लंबी। आहार नाल के सभी भागों में सबसे लंबी, लेकिन छोटी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका व्यास कम होता है। बड़ी आंत की तुलना में इसका व्यास कम होता है, 6.5। इसके 3 भाग होते हैं। शुरू का भाग जो आमाशय से होता है वो ग्रहणी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ग्रहणी। अब देखें, मैं रफली चित्र यहाँ बना रहा हूँ इसको मिटा करके। ये देखिए, ये मान लीजिए आपका मुख है, यहाँ से श्वास नली आ रही है, ये भोजन नली आ रही है, यहाँ एपिग्लाइटिस है। फिर यहाँ से ये ग्रसनी और ये घाटी ढापन और फिर ये आमाशय। फिर आमाशय के बाद ये डियोडेनम सी आकार, और फिर ये कुंडली भाषा में ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ पर आकर के एक चौड़ा भाग, ये अपेंडिक्स है। फिर यहाँ से ये बड़ी आंत, ऐसे ये बड़ी आंत, यहाँ पर मलाशय और ये
तो ये पूरा छोटी आंत है और ये ग्रहणी है। अब ग्रहणी में ही पैंक्रियास और यहीं पर ये होता है लीवर, ये लीवर। तो इस तरह से ये जो है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग बड़ी, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग बड़ी आंत, और फिर ये ग्रहणी, मध्यांत और लास्ट में क्षुद्रांत, और यहाँ पर ये जो है सीकम, जहाँ पर अपेंडिक्स निकला हुआ है। अपेंडिक्स ये पूरी बड़ी आंत जिसे सीकम, कोलोन, रेक्टम कहते हैं। ये भाग सीकम, यहाँ कोलोन और यहाँ रेक्टम और ये गुदाकार। इस तरह से आप चित्र बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये ग्रहणी सी आकार का होता है, जिसमें अग्न्याशय और लीवर लगे होते हैं। फिर आगे चित्र, इसकी लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर, और बड़ी आंत 2.5 मीटर। छोटी आंत की व्यास कम होती है, इसलिए इसे छोटी आंत कहते हैं। बड़ी आंत का व्यास अधिक होता है, 3 से 5 सेंटीमीटर व्यास होता है, और ये 2.5 से 3 सेंटीमीटर व्यास होता है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास होता है। छोटी आंत होती है, ये 3 से 5 सेंटीमीटर व्यास होता है, बड़ी आंत होती है। अब देखें पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां क्या है? आपके मुंह में लार निकलता है, इसे लार ग्रंथियां भी कहते हैं। पहली ग्रंथि है लार ग्रंथि, ये 3 जोड़ी होती है, 2 आंखों के नीचे, 2 मैंडिबल्स के नीचे, 2 कर्णों के पीछे। तो सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और सबकर्णिक। तो 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। इनसे लार निकलता है। लार भोजन को चिकना व फिसलनदार बनाता है, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो भोजन के मंड पर क्रिया करके उसे ग्लूकोज में बदल देता है। यही कारण है कि भोजन को देर तक चबाने पर भोजन मीठा लगने लगता है। फिर आमाशय ग्रंथियां आपको बताया हमने। आमाशय में जो है आंत की ग्रंथियां होती हैं, जिनसे म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेनिन, पेप्सिन आदि स्रावित होते हैं, जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। लीवर, यकृत, यह हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, जो आकर के डियोडिनम में जुड़ता है, और इसी लीवर के नीचे एक थैली जैसी रचना होती है, जिसे गॉल ब्लैडर, पित्ताशय कहते हैं। लीवर में पित्त रस का स्राव होता है और पित्ताशय में एकत्र होता रहता है। पित्ताशय कोई ग्रंथि नहीं है बेटा, पित्ताशय पित्त रस को एकत्र करता है और धीरे धीरे जितनी जरूरत होती है छोड़ता है। पित्ताशय में पथरी हो जाती है तो डॉक्टर इसे काट कर निकाल देता है, पित्त की पथरी हो जाती है। लीवर के जूस जो है क्षारीय होता है, इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, लेकिन यह भोजन को क्षारीय बनाता है, तभी अन्य पाचक एंजाइम क्रियाशील हो पाते हैं। तो लीवर के तो बहुत से कार्य हैं। लीवर रुधिर का निर्माण भी करता है, रुधिर का संग्रह भी करता है। रुधिर का निर्माण बच्चे छोटे होते हैं तब करता है, बाद में चल करके तो अस्थि मज्जाओं में होता है रुधिर का निर्माण, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन रुधिर का शरीर के 1/3 भाग रुधिर का संग्रह करता है। यहीं पर यूरिया और का निर्माण होता है, जिससे जो है उत्सर्जी पदार्थ को किडनी छान सकता है। तो इस तरह से लीवर के स्रावी काम और उत्सर्जी काम और संग्रह के कार्य तीनों होते हैं। आप अधिक विटामिन युक्त पदार्थ खा रहे हैं लगातार, तो उस विटामिन का भी संग्रह कर लेगा। कार्बोहाइड्रेट अधिक खा रहे हैं तो कुछ समय के लिए ग्लाइकोजन बना करके संग्रह कर लेगा। वसा खा रहे हैं तो वसा का संग्रह कर लेगा, या संग्रह कर लेता है। जो भी एक्स्ट्रा पदार्थ खाते हैं संग्रह कर लेता है, संग्रह करने आवश्यकता पड़ने पर फिर उसे देता है। इस तरह संग्रह का कार्य करता है लीवर। स्रावी पदार्थ ये पित्तरस का और कुछ हार्मोन का, हिपैरिन नामक हार्मोन का स्राव करता है और पित्तरस का स्राव करता है। तीसरा उत्सर्जी,
अमोनिया आदि को उत्सर्जन योग्य पदार्थों में बदल करके यूरिया यूरिक एसिड का निर्माण करता है, जिसे किडनी छान करके बाहर करती है। इस तरह से लीवर के 3 काम हैं। स्रावी का काम कार्य क्या क्या स्राव करता है? पित्त रस और रिपेयरिंग हार्मोन का। संग्रह का कार्य क्या क्या संग्रह करता है? विटामिन, खनिज, अतिरिक्त भोजन पदार्थ सबको बदल करके ये संग्रह करता है। तीसरा उत्सर्जी पदार्थ प्रोटीन, अमोनिया आदि को यूरिया यूरिक एसिड में बदल करके या उत्सर्जन में भी सहायता करता है तथा अनुपयोगी खनिजों आदि को भी पित्त रस के द्वारा आहार नाल में डाल देता है। अग्न्याशय यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें सभी पाचक रस एंजाइम स्रावित होते हैं। रेनिन को छोड़ करके एमाइलेज, लाइपेज, पेप्टिडेज आदि स्रावित होते हैं और साथ ही इसी पैंक्रियाज से ग्लूकागॉन और इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो रुधिर में ग्लूकोज के लेवल को स्तर को नियंत्रित करता है। फिर छोटी आंत से तमाम सुक्रेज, लैक्टेज आदि ग्रंथियां स्रावित होती हैं जिन्हें जो है यह संग्रह करता है कार्य